हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 चैप्टर 13 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 11 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको सभी सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन है शॉर्ट्स में। साथ ही अब आप इस सॉल्यूशन को इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में सुन सकते हो। उसके लिए आपको बस ये सेटिंग का बटन प्रेस करना है और यहाँ पर ऑडियो ट्रैक से अगर आप इंग्लिश में सुनना चाहते हो तो इंग्लिश लैंग्वेज को सिलेक्ट करो, हिंदी में चाहते हो तो हिंदी लैंग्वेज को सिलेक्ट करो। बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले समझो कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है क्या। कैश बुक में आप सारी बैंक की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो बैंक के कॉलम में। एंड में जो बैलेंस आता है वो प्रेजेंट करता है कि आज की डेट में मेरे बैंक में इतना पैसा जमा है। राइट। इसी तरह से आपको बैंक से मिलती है पासबुक जो बताती है कि आपके बैंक के अकाउंट में इतना पैसा जमा है। अब जब आपने बैंक का बैलेंस आपकी कैश बुक को मैच किया पासबुक के बैलेंस से और यहां आ गया डिफरेंस, तो अब आप सोचोगे कि ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, रीजन क्या है इस डिफरेंस का। तो जब ये डिफरेंसेस आते हैं ना और आप इन डिफरेंसेस को ढूंढते हो और उसको ढूंढने के लिए बनाते हो एक स्टेटमेंट जिसे हम कहते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इसको बनाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेना कि अगर आपके कैश बुक का बैलेंस है, कैश बुक के बैंक का बैलेंस अगर आपका है, वो डेबिट भी हो सकता है क्रेडिट भी हो सकता है। तो डेबिट बैलेंस है इसका मतलब पॉजिटिव, बैंक पे पैसा जमा है। और क्रेडिट बैलेंस का मतलब है नेगेटिव, मतलब ओवरड्राफ्ट है। इसी तरह से पासबुक में अगर डेबिट बैलेंस है इसका मतलब नेगेटिव बैलेंस है, आपने पैसा ज्यादा विड्रॉ किया हुआ है। और क्रेडिट बैलेंस का मतलब है बैंक में पैसा जमा है, पॉजिटिव है। अब बात आती है कि ये डिफरेंस आएगा क्यों। पैसा जमा किया, जमा भी हो गया, विड्रॉ किया तो विड्रॉ हो गया। डिफरेंस का कारण क्या है। डिफरेंस का कारण हो सकता है टाइम गैप। जैसे कि आपने कोई चेक इशू किया किसी को पेमेंट करने के लिए, आपने अपनी कैश बुक में बैंक का बैलेंस माइनस कर दिया। लेकिन जो आपने चेक इशू किया जरूरी तो नहीं जिसको आपने ये चेक काट के दिया वो उसी दिन जा करके बैंक में पेमेंट के लिए पहुंच जाए। वो जिस दिन पहुंचेगा बैंक में उस दिन आपका बैंक का बैलेंस डिक्रीज होगा। तो ये जो टाइम गैप हो गया जब आपने इशू किया और जब प्रेजेंट हुआ, उससे आपके बैंक का बैलेंस दोनों में डिफरेंस आएगा। इसी तरह से आपने जो चेक जमा करने के लिए भेज दिया बैंक में, आपने तो कैश बुक में ऐड कर दिया, बैलेंस इंक्रीज कर दिया। लेकिन बैंक को इसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर करने में टाइम लगता है क्योंकि वो आपके क्लाइंट के अकाउंट में वो बैंक प्रेजेंट करेगा, फिर वहां से आपके बैंक में पैसा जमा होगा। तो इसमें जो टाइम पीरियड लगा, वो जो टाइम गैप आया, उतने दिन के लिए आपके अकाउंट में और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस आएगा। इसी तरह से आपने कोई चेक बैंक में जमा करने भेजा, आप तो खुश हो गए, जमा करने भेज दिया, ऐड कर दिया, बैंक का बैलेंस इंक्रीज कर दिया कैश बुक में। लेकिन अगर वो चेक क्लियर ही नहीं हुआ, डिसऑनर हो गया, क्लाइंट के अकाउंट से वो पैसा उसके अकाउंट से आपके अकाउंट में ट्रांसफर ही नहीं हुआ, तो क्या होगा, पासबुक में तो इंक्रीज नहीं होगा ना। तो इस वजह से आपका डिफरेंस आएगा। अगर बैंक ने कोई इंटरेस्ट आपको दिया या कहीं चार्ज किया, कोई सर्विस चार्जेस लिए, तो वो आपके सारे पासबुक में आते हैं और पासबुक से ही आपको पता चलता है। जब पासबुक मिलती है तभी आप उससे रिकॉर्ड करते हो। तो जो आपने रिकॉर्ड नहीं किया और बैंक ने रिकॉर्ड किया हुआ है पासबुक में, तो उसकी वजह से भी आपका डिफरेंस आएगा। या किसी कस्टमर ने आपके अकाउंट में डायरेक्टली पैसा जमा कर दिया और आपको पता ही नहीं है, तो आपके पास पता नहीं है तो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, पासबुक में ऐड हो गया। इंटरेस्ट या डिविडेंड कोई इनकम बैंक में डायरेक्टली जमा हुई या कोई बैंक ने पेमेंट डायरेक्टली कर ली, वो भी आपको नहीं पता, आपने नहीं रिकॉर्ड की, बैंक ने रिकॉर्ड की है। जब आपके पास पासबुक आएगी तभी आपको पता चलेगा डायरेक्टली, अच्छा मेरी कंपनी ने मेरे अकाउंट पे ये पैसा जमा कर दिया है, इंटरेस्ट और डिविडेंड का मेरी इन्वेस्टमेंट पर ये मुझे इनकम मिली है।
मेरे बैंक से डायरेक्टली इतनी पेमेंट हो गई है। तो ये सभी कारण रीजंस की वजह से आपके और पासबुक में डिफरेंस आएगा। दूसरा रीजन क्या हो सकता है कि आपने या बैंक ने कोई रिकॉर्ड करते हुए गलती कर दी, या तो कोई ट्रांजैक्शन लिखना भूल गए या अमाउंट गलत लिख दी, तो उससे भी आपका डिफरेंस हो जाएगा। अब बात आती है कि अगर हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं और कैश बुक का हमारे पास है डेबिट बैलेंस, तो वहां पर मुझे क्या प्लस करना है, क्या माइनस करना है, क्या चीज डिफरेंस हो सकती है, किस वजह से डिफरेंस हो सकते हैं। तो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट से आपको ध्यान रखना है, फॉर्मेट क्या होगा ध्यान से समझना। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हुए आप लिखोगे एज ऑन डेट, कौन सी डेट को बना रहे हैं। अब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड नहीं है कि आप 1 साल बाद ही बनाओगे, 6 महीने बाद बनाओगे, हर महीने बाद बनाओगे, 15 दिन में बनाओगे, कोई ऐसा फिक्स टाइम नहीं है। आपका जब मन करे आप तब बना सकते हो। जब भी पासबुक मिली अपने कैश बुक के साथ मैच करने के लिए आप तभी भी बना सकते हो। तो ये आपकी अकाउंट नहीं है, स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है, एक वर्किंग पेपर है जहां पर आप अपने डिफरेंसेस को लोकेट कर रहे हो कि कैश बुक में क्यों आ रहा है ये बैलेंस और पासबुक में क्यों आ रहा है। सिंपल, क्लियर, ना ही कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट है, आप बस अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग उसको लिखते हो। ठीक है, तो सबसे पहले लिखो पर्टिकुलर्स, डिटेल और अमाउंट। अब अगर आपके पास कैश बुक का डेबिट बैलेंस है मतलब पॉजिटिव बैलेंस है, आपका कैश बुक का बैलेंस कह रहा है कि बैंक में पैसा जमा है। रीजन क्या हो सकता है डिफरेंस का। अब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने का एक सिंपल सिंपल सा फंडा बता दूं, टिप और ट्रिक क्या है। अगर आपके पास कैश बुक का बैलेंस है और आपको पासबुक के बैलेंस तक पहुंचना है, तो आपको पासबुक के अकॉर्डिंग सोचना होगा कि इस ट्रांजैक्शन को पासबुक में किस तरह से रिकॉर्ड किया है। आपने क्या रिकॉर्ड किया, पासबुक ने क्या रिकॉर्ड किया, और पासबुक के अकॉर्डिंग अपनी कैश बुक को चेंज करना है। जैसे कि आपने कोई चेक इशू किया, आपने कोई चेक पेमेंट के लिए दिया, आपने अपनी कैश बुक में माइनस कर दिया, लेकिन पासबुक में तो ये माइनस ही नहीं हुआ क्योंकि बैंक में पहुंचा ही नहीं। आप माइनस कर चुके हो, बैंक में माइनस नहीं हुआ। तो अगर बैंक ने माइनस नहीं किया तो आपको भी वापस से जो माइनस किया है रिवर्स करना होगा, रिवर्स करने के लिए ऐड करोगे। इसी तरह से जो डेटर है, जो किसी ने आपके बैंक में डायरेक्टली पैसा जमा कर दिया, आपको नहीं पता, आपने प्लस नहीं किया, लेकिन बैंक प्लस कर चुका है, आपका बैलेंस इंक्रीज कर चुका है, तो बैंक के अकॉर्डिंग सोचना है कि पासबुक में क्या है, प्लस हुआ है तो मुझे भी प्लस करना होगा। इसी तरह से कोई बैंक में डायरेक्टली डिविडेंड या इंटरेस्ट कोई इनकम आपकी जमा हो गई, आपको नहीं पता, आपने रिकॉर्ड नहीं की, लेकिन बैंक में प्लस हुआ है, बैंक के पासबुक में आपका इंक्रीज आ रहा है, तो आपको भी इसको प्लस करना होगा, वापस से ऐड करना होगा। इसके बाद अगर बैंक ने आपको कोई इंटरेस्ट दिया, बैंक इंटरेस्ट, आपके बैलेंस पर बैंक आपको इंटरेस्ट देता है ना, तो वो इंटरेस्ट आपको पासबुक से पता चला, आपने नहीं रिकॉर्ड किया लेकिन बैंक ने आपको दिया है, तो आपको भी मैच करने के लिए ऐड करना होगा। इसी तरह से आपने कोई चेक बैंक में जमा करने के लिए भेज दिया, लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड ही करना भूल गए। अब बैंक में अगर चेक पहुंच गया है तो बैंक तो जमा करेगी, बैंक में बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। कैश बुक में इंक्रीज नहीं हुआ लेकिन पासबुक में इंक्रीज हो गया, तो पासबुक में अगर प्लस हुआ है तो आपको भी प्लस करना होगा। अब अगर बैंक ने कोई गलती कर दी, कोई और ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट में रिकॉर्ड हो गई, क्रेडिट मतलब जमा दिखा रही है कि आपके बैंक के अकाउंट में इतना पैसा और जमा हुआ है, जबकि आपने कोई किया नहीं है। अब ये गलती बैंक ने की है, मैच करने के लिए आपको भी ये गलती करनी पड़ेगी, क्योंकि हमको बैंक को फॉलो करना है, हमें बैंक को फॉलो करना है ताकि हमारे डिफरेंसेस खत्म हो जाए। इसके बाद और क्या हो सकता है, आपने चेक जमा किया लेकिन बैंक ने अभी आपको क्रेडिट नहीं दिया, जिस डेट को आप चेक कर रहे हो उस डेट तक ये चेक आपके क्लियर ही नहीं हुए। आप तो प्लस कर चुके हो, आपने डिपॉजिट करने भेजे उसी टाइम फटाफट कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया,
बैंक का बैलेंस इंक्रीज कर दिया। लेकिन बैंक तो तब इंक्रीज करेगी जब उसका चेक क्लियर होगा। तो यहां पर अगर बैंक ने क्लियर नहीं किया है, प्लस नहीं किया, और आप प्लस कर बैठे हो, तो आपको रिवर्स करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। इसके बाद बैंक चार्जेस कमीशन जो आपने रिकॉर्ड नहीं किए लेकिन पासबुक से माइनस हो चुके, तो यहां पर आपको भी माइनस करने पड़ेंगे। डायरेक्ट पेमेंट जो बैंक ने आपके इंस्ट्रक्शंस पर कर दी, तो बैंक ने माइनस कर दिया, आपने अगर नहीं किया है तो आपको माइनस करना पड़ेगा। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट डिसऑनर्ड, वही आपने तो जमा कर दिया लेकिन बैंक में क्लियर नहीं हुआ, डिसऑनर हो गया। बैंक ने अगर प्लस नहीं किया है और आपने प्लस किया है, तो हमें बैंक के अकॉर्डिंग चलना है, तो वापस से माइनस करना होगा। चेक इशूड बट ओमिटेड, आपने चेक काट के दे दिया किसी को पेमेंट के लिए, लेकिन रिकॉर्ड ही नहीं किया। आप रिकॉर्ड करना भूल गए, माइनस करना भूल गए, लेकिन बैंक में तो चेक पहुंचा तो माइनस हो गया। तो क्या करें, पासबुक में माइनस है तो हमें भी माइनस करना पड़ेगा। अगर बैंक ने कोई गलती कर दी, गलती से आपके अकाउंट में पैसा डेबिट कर दिया, आपके बैलेंस को डिक्रीज कर दिया, तो उस गलती को आपको भी दोहराना पड़ेगा, आपको भी माइनस करना होगा। अब यहां पर आपने सारे डिफरेंसेस को चेक कर लिया। इसके बाद लास्ट में जो आप लिखोगे वो क्या लिखोगे, कैश बुक का बैलेंस है, और आप किसके साथ मैच करना चाहते हो, पासबुक के साथ। तो यहां पर बैलेंस किसका आएगा, बैलेंस एज पर पासबुक। बैलेंस एज पर पासबुक तो लिखा, लेकिन यहां पर डेबिट लिखे या क्रेडिट लिखे, वो डिपेंड करता है आपके इस बैलेंस का पॉजिटिव या नेगेटिव पर। अगर पॉजिटिव है तो पासबुक का क्रेडिट बैलेंस होगा, नेगेटिव है तो डेबिट बैलेंस होगा। क्लियर है। एक बात और याद रखना, ज्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं और गलती करते हैं, सोचते हैं कि कैशबुक का डेबिट बैलेंस है तो यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस ही होगा। नहीं, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही हो, जरूरी नहीं है, नेगेटिव भी हो सकता है। क्लियर। अब इन सब चीजों को जो आपने सीखा समझा, अप्लाई करो क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। तो क्वेश्चन नंबर 1 में रमेश, जिसका एसबीआई में अकाउंट है, उसकी कैश बुक में बैंक का बैलेंस आ रहा है 72,950। वो कह रहा है कि मेरी पासबुक से मैच नहीं कर रहा, और रीजन है ये दो, ये दो रीजन से मेरी बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट मुझे बना के दो। तो कैसे बनेगी, सबसे पहले हमारे पास कैश बुक का डेबिट बैलेंस है, पॉजिटिव बैलेंस, तो लिखो बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट 72,950। इसके बाद आपको कहा कि उसने 90,075 रुपीज के चेक बैंक में भेजे जमा करने के लिए, इतने चेक भेजे, इतनी अमाउंट के चेक भेजे जमा करने के लिए। अब आपने जब चेक जमा करने के लिए भेजे, फटाफट कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया, बैंक का बैलेंस इंक्रीज कर दिया। लेकिन बैंक में क्या हुआ, बैंक में अभी तक इतनी अमाउंट के चेक और क्लियर नहीं हुए। बैंक में 43,769 रुपीज के चेक अभी क्लियर नहीं हुए, आपके क्लाइंट के अकाउंट से आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ। आपने प्लस इतना कर दिया, बैंक ने अभी इतना पूरा अमाउंट प्लस नहीं किया है, इतना अभी बाकी करना है। तो ये जो अमाउंट आपने ज्यादा प्लस कर दिया है, वही हमको वापस से पासबुक से मैच करने के लिए माइनस करना होगा। क्योंकि पासबुक ने इतना अमाउंट अभी प्लस नहीं किया, तो मुझे भी जो प्लस मैंने पूरा कर दिया, इतनी अमाउंट से माइनस कर दूंगी। तो ये वाली जो ट्रांजैक्शन है, इसकी वजह से जो डिफरेंस आ रहा है, वो हमारा लोकेट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट चेक किया आपने 29,344 रुपीज के चेक इशू किए। ये चेक आपने इशू किए, जिसको चेक इशू किया वो बैंक पहुंचा ही नहीं है, पेमेंट हुई नहीं है। तो आपने तो जिस दिन इशू किया उसी दिन बैंक का बैलेंस माइनस कर दिया, माइनस कर दिया, लेकिन बैंक ने अभी माइनस नहीं किया। अब जब बैंक ने माइनस नहीं किया और आपने कर दिया, तो बैंक के अकॉर्डिंग चलना है, तो क्या करना होगा, जो माइनस किया वापस से रिवर्स करना होगा, ऐड करना होगा। तो प्लस माइनस करने के बाद अब आपके पास क्या आ रहा है अमाउंट, 58,525। बैलेंस एज पर पासबुक, डेबिट या क्रेडिट, पॉजिटिव है तो क्रेडिट लिखोगे,
क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है आपके पास। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक है कितना, 30,000। अब यहां पर कहा कि आपने चेक 2,000 का डिपॉजिट करने भेजा लेकिन क्लियर नहीं हुआ। डिपॉजिट करने भेजा लेकिन आपके बैंक अकाउंट में ये पैसा जमा नहीं हुआ। आपको पासबुक के अकॉर्डिंग सोचना है। पासबुक में क्या हुआ है, आप 2,000 प्लस कर चुके हो, पासबुक ने नहीं किया, पासबुक जीरो पे है। आप 2,000 पर, पासबुक जीरो पर। तो अगर पासबुक के अकॉर्डिंग आपको भी जीरो पर आना है तो क्या करना होगा, माइनस करना होगा ना। तो माइनस कर दो, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक 2,000। नेक्स्ट है कि आपने चेक इशू किया बट पेमेंट के लिए वो प्रेजेंट ही नहीं हुआ। आपने चेक इशू किया, फटाफट कैश बुक से माइनस कर दिया, बैंक में अभी ये माइनस नहीं हुआ। आपने -3,000 किया, बैंक में अभी माइनस नहीं हुआ। तो जब बैंक ने माइनस नहीं किया तो आपने भी माइनस नहीं किया, तो क्या करना होगा, प्लस करना होगा। तो ऐड कर दो, चेक इश्यूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 3,000। इसके बाद बैंक इंटरेस्ट। बैंक इंटरेस्ट जो कि पासबुक में आपके ऐड हो चुका और आपको पता ही नहीं है, तो आपने इसलिए रिकॉर्ड नहीं किया। तो लेकिन पासबुक में ऐड हो चुका है इसलिए मुझे भी यहां पर ऐड करना होगा 400। तो प्लस माइनस करने के बाद बैलेंस आ रहा है मेरे पास कितना, 31,400। अब ये पासबुक का बैलेंस है, डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, पॉजिटिव है तो क्रेडिट होगा। तो ये दोनों क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए। आई होप थोड़ा सा बेसिक आपको क्लियर हो गया है कि किस तरह से प्रेजेंट करना है, सॉल्व करना है। इसी तरह से बने रहो, सीखते रहो, समझते रहो। जिस तरह से आप कॉन्सेप्ट्स को स्टेप बाय स्टेप समझते रहोगे उसी तरह से आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होते रहेंगे। मैं सजेस्ट करूंगी डेली सॉल्व करो, मेरे साथ वर्बली ही चाहे सॉल्व करो, लेकिन सॉल्व जरूर करो। राइट, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और इंक्रीज होगी। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड्स में शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।